हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। मैं इस वीडियो में आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसमें मैं कौन कौन से टॉपिक को कवर करूंगी। देखो, पहले तो मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगी किसका, मेटल एंड नॉन मेटल का। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगी किसकी, मेटल एंड नॉन मेटल की। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगी, जैसे हमने इसे पहले वाले वीडियो में क्या किया रहा था कि जो है रिएक्शन करा रहे थे। तो इसमें मेटल की रिएक्शन एयर से, मेटल की रिएक्शन वाटर से, मेटल की रिएक्शन एसिड से एंड मेटल की रिएक्शन सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल सॉल्ट से कराएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। देन उसके बाद हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स से मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो देखेंगे। फिर स्टेप क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं एक्सट्रैक्शन में, किसके एक्सट्रैक्शन में, मेटल के एक्सट्रैक्शन में फ्रॉम द ओर्स। ठीक है, फिर इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड रिफाइनिंग एंड देन कोरोजन लास्ट में देखेंगे, और इस कोरोजन से बचने के लिए क्या क्या करना होता है उसको देखेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले एलिमेंट आएगा। ये देखो एक डायग्राम बना हुआ है, इससे आपको जो है आसानी हो जाएगी समझने में। मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स। मेटल क्या होते हैं? मेटल वो एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, अपने जो है ऑक्टे से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मेटल्स। और जो है एक इलेक्ट्रॉन को या अपना ऑक्टा कंप्लीट करने के लिए या स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब भी आप किसी से कोई चीज लेते हो तो उधार हो जाता है ना, तो उस वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिसको हम लोग नॉन मेटल्स कहते हैं। ठीक है, और ये मेटलाइट्स क्या होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल को जो है बैलेंस करने के लिए यूज होता है। फिलहाल तो हम लोग इस वीडियो में मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही इसी का है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो क्या लिखा है, मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, ये जो है ऐसे एलिमेंट है जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों, कैसे करेंगे? जब ये इलेक्ट्रॉन को जो है लूज करेंगे तो अपने ऊपर कैटाइन बना लेंगे। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये कैटाइन में याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ। कैटाइन जब आप लिखते हो तो देखो टी एज अ पॉजिटिव जैसा दिख रहा है, तो इसका मतलब जहां पे कैटाइन आएगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो देखो दे लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटाइन। और जो मेटल होते हैं ये एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो पॉजिटिव आयन रखते हैं, और लूज करने कैसे पॉजिटिव आयन रखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। तो इनको हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं। अगर नॉन मेटल की बात आएगी तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल कहेंगे, क्योंकि जो है एलिमेंट कहेंगे, क्योंकि उसमें वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आता है। ठीक है, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में, और ये बहुत अच्छे मैलेबल एंड डक्टाइल होते हैं। मैलेबल का मतलब क्या होता है, जब आप कोई आयरन लेते हो, जैसे ये आपने आयरन लिया, इसको पीट पीट के एक शीट बना दोगे तो ये टूटेगी नहीं विदाउट ब्रेकिंग। तो दैट इज मीन कि ये अच्छा जो है एक मैलेबल है। जैसे आप पानी का जहाज देखते होगे, शिप जो बनता है वो आयरन को पीट पीट के पूरा एक जहाज बन जाता है, टूटती नहीं है। ठीक है, शीट। तो दैट्स मीन मेटल इज वेरी हाईली मैलेबल। और डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जैसे कोई आपने शीट लिया, उसको पीट के खींचा तो एक वायर बन गया बिना टूटे हुए। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल लिखे हुए याद कर लेना। आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लेटिनियम, लेड, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये बात क्लियर हो गई। सो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया है, ये आपके लिए लिखने के लिए इनफ है और आपको समझ में आ चुका है। जो मेटल्स है वो जब जो है हाईली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आई मीन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, डोंट। और ना ही ये मैलेबल होंगे और ना ही डक्टाइल होंगे, यानी इनमें जो है कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं। ये बहुत हार्ड होते हैं, अगर आप इनको पीटोगे तो ये टूट जाएंगे। ठीक है, ये कैसे होते हैं, ये पीरियोडिक टेबल में अगर आप नॉन मेटल देखोगे तो इसमें कुछ ही नॉन मेटल मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में। और अगर इस टेबल में देखते हैं नॉन मेटल को, तो ये जो हैलोजन होता है वो उसके जो है लेफ्ट में ये लोकेटेड होता है। ठीक है, और राइट किसके होता है, मेलाइट्स के राइट में होता है, मेटालाइट्स के। तो जिसकी वजह से जो नोबल गैसेज होती हैं और हाइड्रोजन होते हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल होते हैं। और इस तरीके के एलिमेंट को हम लोग किससे करते हैं कंसीडर, नॉन मेटल से। और जो नॉन मेटल होते हैं वो नेगेटिव चार्ज रखते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और इस तरीके से इसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लो, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियोन एंड ऑर्गन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखें। नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है, आप डिफरेंस देख लो दोनों के बीच में क्या क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। आपको याद हो गया होगा
फिर भी एक बार आप पढ़ लेते। ये जो है रूम टेम्परेचर पर, जो ये मेटल्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी के अलावा जो मरकरी होता है ये आपका सॉलिड नहीं होता, ये लिक्विड फेज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये तीनों फेज में होता है, 3 फेज मतलब लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, तीनों फेजेस में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम के अलावा अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम को अगर आप नाइफ से काटोगे तो ये आसानी से कट जाएगा, ठीक है। और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं नॉन मेटल, बट डायमंड जो होता है वो एक्सेप्शनल होता है, वो बहुत हार्ड होता है। ये बहुत ज्यादा मैलेबल एंड डक्टाइल होते हैं मेटल्स, और ये ब्रिटल होते हैं, आसानी से ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं पीसेज में। इसमें जो है लश्यर प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, यानी बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं, और ये नॉन लश्यर होते हैं आयोडीन के अलावा। आयोडीन में लश्यर क्वालिटी होती है, बट वो नॉन मेटल होता है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होते हैं, ये हाई डेंसिटीज होती है, इसमें लो डेंसिटीज होती है। ये बात आपने क्लियर होना है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी हम लोग पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। एंड देन कभी एग्जाम में आपका आता है कि मेटल की मेटल की प्रॉपर्टीज बताओ या नॉन मेटल की, तो आप सेपरेट करके लिख लेना, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है फिजिकल स्टेट, ये कैसी अवस्था में होता है। मेटल मेटल जो है नॉर्मली आपने देखा होगा वो सॉलिड में होता है, लेकिन जो है रूम टेम्परेचर पर। लेकिन अगर आप मरकरी की बात करोगे तो मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पर कैसा होगा, वो एक लिक्विड फेज में होगा, ठीक है। और अगर नॉन मेटल की बात करो तो ये तीनों फेज में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। आप एग्जांपल याद करो, जो ये ब्रोमीन होता है ये एक्सेप्शनल होता है। ये क्या करता है, ये जो है सिर्फ लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है इन रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, ये तीनों में नहीं होता। अब लश्यर मतलब क्या होता है, शाइन करना, ठीक है। तो इसमें देखो जो मेटल होते हैं इनमें जो है शाइनिंग सरफेस होती है, ठीक। और ये जो है इसमें शाइनिंग सरफेस होती है, और इसमें जो लेड की अगर हम बात करें ये एक्सेप्शनल है, बट इसमें लश्यर क्वालिटी बहुत कम होती है, ये थोड़ा डल होता है। और नॉर्मली अगर आप ये देखोगे कि नॉन मेटल जो होते हैं देखो ये डल होते हैं अपीयरेंस में, और डायमंड और आयोडीन जो इसमें होते हैं एक्सेप्शनल होते हैं। ये क्लियर हो गई। अब प्रॉपर्टीज की हम बात करें, ये हार्डनेस में, हार्डनेस में मेटल आपका कठोर है, ठीक है। सिर्फ किसको, अल्कली मेटल को छोड़ के जो है जितने भी मेटल है वो आपके जो है हार्ड है, लेकिन 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 अल्कली को छोड़ के, मतलब कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीनों जो हैं आपके इसके एक्सेप्शनल हैं, और इसको अगर आप छुरी से काटोगे या नाइफ से काटोगे तो आसानी से कट जाता है, ठीक है। नॉन मेटल क्या होते हैं, ये हार्ड नहीं होते हैं, आर नॉट हार्ड। जब ये मेटल हार्ड है तो ये नॉट हार्ड होगा, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल है डायमंड। डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तब कि ये नॉन मेटल है, ठीक है। अब कलर की बात करते हैं, तो कलर में देखो मेटल जो होते हैं नॉर्मली ग्रे कलर के होते हैं, बट गोल्ड एंड कॉपर आपके क्या होते हैं, एंड सिल्वर, ये तीनों आपके क्या होते हैं, ये आपके एक्सेप्शनल होते हैं, ठीक है। इसीलिए और इसी वजह से ये जो है आपने ये देखो ये सब महंगे आते हैं, इसलिए इसको ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते हैं। और नॉन मेटल में बात करें तो ये हमारे नॉन मेटल जो होते हैं ये बहुत कलर में होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट देखो हम लोगों ने देखा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो जितनी भी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं उसका कंपैरिजन करते हुए चलेंगे तो हम लोग आसानी से पढ़ लेंगे। अगर हम मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, सपोज ये हमारे पास एक मेटल है और इसमें देखो ये इस तरीके से एटम रखे हुए हैं, मतलब एटम है, तो ये इतने हाईली क्लोज्ड हैं कि इनमें जो है बॉन्डिंग जो है, जो बॉन्ड है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्या है, बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि जो है आपको इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। जब हीट ज्यादा दोगे तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो लेकिन इससे एक्सेप्शनल वही है सोडियम पोटेशियम मेटल विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि आप इसको तो छुरी से काट सकते हो ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी और जो है मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। नॉन मेटल्स में जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है, ठीक है। नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स में क्या होता है जनरली जो है लो मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसके जो है एटम से तो दूर दूर है, तो जब दूर दूर है तो इसको जो है इसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो जरा सी हीट में ये जो है ये मेटल जो है इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत कम हीट देनी पड़ेगी। बट इसमें भी एक्सेप्शनल है आपका डायमंड। डायमंड इसका एक्सेप्शनल केस इसलिए है क्योंकि जो है ये इतना हार्ड होता है, जब हार्ड है तो इसके बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। अब डेंसिटी की बात करें, जिसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो उसका जो है डेंसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है, और इसकी डेंसिटी कम होगी। ये बात क्लियर हो गई। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सोनोरिटी।
एंड कंडक्शन। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई आयरन रॉड है, आपने ऊपर से उसको ड्रॉप किया किसी हार्ड सरफेस पे, वो क्या करेगी, बहुत ज्यादा साउंड देगी। तो जिस मेटल हमेशा कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, तो उनमें जो है ये साउंड ज्यादा होता है, यानी सोनोरिटी ज्यादा होती है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। बात क्लियर होगी। नॉन मेटल नॉट सोनोरस, ये सोनोरस नहीं होते क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते, तो इनके गिरने से इतनी आवाज नहीं आती है। ये बात क्लियर होगी। कंडक्शन में अब बात करते हैं, तो मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होता है, किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ये गुड कंडक्टर है। आपने हमेशा भी देखा होगा जब भी आपकी इलेक्ट्रिक वायर वगैरह दौड़ता है, तो वो वायर किसका बना होता है, वो मेटल का बना होता है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। सिल्वर इतना महंगा होता है कि सिल्वर का यूज नहीं करते हैं, बट ये भी होता है कॉपर और एल्यूमिनियम, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। नॉन मेटल जो है बैड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की, बट इसमें ग्रेफाइट जो होता है वो एलोट्रॉप ऑफ कैथोड होता है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है, जो कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ग्रेफाइट जो है एक्सेप्शनल है इसमें, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो द नेक्स्ट इज मैलिबिलिटी। मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी हम इससे पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता देती हूँ। मैलिबिलिटी क्या होता है कि जब आप कोई आयरन लेते हो, आयरन को पीट पीट के एक शीट बना देते हो, तो वो बिना टूटे शीट बन जाता है। जैसे आप देखते होगे आयरन वगैरह से आपने जहाज शिप वगैरह बनते हुए देखा होगा, ठीक है, तो वो इस मैलिबिलिटी स्ट्रांग होने की वजह से ही होता है। तो इसका मतलब है जो मैलिबल है, ये मेटल है, ये बहुत ज्यादा मैलिबल होते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, यानी कि बहुत हार्ड होते हैं, टूट जाते हैं आसानी से। डक्टिलिटी में क्या होंगे, ये डक्टाइल भी होंगे। क्यों डक्टाइल होंगे, क्योंकि इसमें अगर कोई आप लोगे कोई टुकड़ा, उसको जो है थिन वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, पीट 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 लंबा वायर बन जाएगा, और ये भी टूटता नहीं है, ठीक है। और इसका भी यही प्रॉपर्टी है डक्टाइल का कि ये ब्रिटल होता है, यानी बहुत कठोर होता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली किसकी, मेटल एंड नॉन मेटल की। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ। जब हम लोग मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, तो वो एक मेटल ऑक्साइड बन जाता है। देखो ये मेटल की रिएक्शन हो रही है किससे, ऑक्सीजन से हो रही है, तो यहां पर हमारा ये मेटल ऑक्साइड बन गया। अब इसको जो है हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। पोटेशियम आपका क्या है, पोटेशियम इज अ मेटल, ठीक है, और ऑक्सीजन देखो करा रहे, तो हमारा रिएक्ट करके क्या बनेगा, 2K2O, यानी ये मेटल ऑक्साइड है। इतनी बात क्लियर हो गई। पोटेशियम मेटल जो है बनेगा, किससे बनता है, पोटेशियम मेटल फॉर्म्स पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम मेटल जो बनाता है, क्या बनाता है, पोटेशियम ऑक्साइड, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन। जब रिएक्शन कराते हैं सोडियम, सोडियम मतलब Na की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से कराएंगे, तो क्या होगा, ये इसमें जो है सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। सोडियम देखो ऑक्साइड बन रहा है, किसके साथ रिएक्ट करने पे, ऑक्सीजन के साथ। इसी तरह से जो लिथियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है। पोटेशियम आपने देख लिया एग्जांपल में, सोडियम भी आपने देख लिया, लिथियम नहीं देखा, लेकिन तीनों का मैंने नाम लिख दिया। ये अल्कली होते हैं मेटल्स, जो विगोरसली विद ऑक्सीजन, जो रिएक्ट कर लेते हैं फौरन के फौरन जो है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विद ऑक्सीजन। अब कॉपर मेटल की बात करें, ये भी तो मेटल है। अब कॉपर मेटल की बात करा तो ये देखो कॉपर ऑक्साइड बना दिया। एल्युमिनियम मेटल की बात करा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लिया। तो लेकिन एक एग्जाम्पल ये बनाएगा, तो लेकिन एक इसका एक्सेप्शनल है, जो कॉपर होता है वो डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ। ये रूम टेम्परेचर पर नहीं, इसको पहले हम लोग बर्न करेंगे, ठीक है। बर्न करने पर ये क्या होगा, एयर में बर्न किया जाएगा, तब ये जो है ऑक्साइड देगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। अब हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, ये भी हमने पढ़ा ही था, ठीक है। तो मेटल ये देखो सी यू NO2 एंड CuO, ये डायरेक्ट नहीं बना रहा है, ये जो पहले बर्न होगा एयर में, देन उसके बाद कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, देन एल्यूमिनियम, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। सो अब नेक्स्ट है मेटल का नेचर। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है, मेटल ऑक्साइड का नेचर जनरली बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक। एक्सेप्शनल क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड का ये एक्सेप्शनल है। अब देखो यहाँ पे Al2O3, ये देखो ये आपका क्या है, CaCl, ये आपका एसिड है। एसिड के साथ Al2O3 का रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, आपका ये सॉल्ट बना, ठीक है, AlCl3 एंड वाटर रिलीज हुआ। अब ये आपका क्या है, बेस है, ठीक है। तो बेस के रिएक्ट आपका Al2O3 के साथ कराया, तो ये क्या बना आपका, ये आपका देखो सॉल्ट बना, ठीक है, एंड प्लस वाटर रिलीज हुआ। तो यहाँ पे देखो आपको ये समझ में आ रहा होगा, एक टाइम पर जब यहाँ पे ये एसिड है, देखो
इसको क्लियर कर देते हैं। जब ये HCl जो है आपका एसिड है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका बेस होगा, ठीक है। Al2O3 ऑब्वियस सी बात है, तभी तो एसिड और बेस का जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारा सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ये आपने पढ़ा था ना, एसिड एसिड प्लस बेस जब आपका रिएक्ट कराते हो तो क्या बनता था, आपका सॉल्ट बनता था एंड प्लस वाटर, वाटर। तो ये कौन सी रिएक्शन थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी, ठीक है। अब यहां पे देखो जब आपका C6HCl ये एसिड है, तो जब ये एसिड है तो ये बेस होगा, तो Al2O3 यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, ये आपका बेस का काम कर रहा है, फिर आपका सॉल्ट एंड वाटर बन गया। अब जब यहाँ पे ये बेस है NaOH, तो ये Al2O3 क्या होगा, ये आपका HCl होगा, ऑब्वियस बात है। तभी तो HCl सॉरी, ये आपका एसिड होगा, तभी तो एसिड प्लस बेस की रिएक्शन कराएंगे तभी तो सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है एंड जिंक ऑक्साइड है ये एक्सेप्शनल है, ठीक है। इसमें ये क्या करता है, ये Al2O3 और ये किस चीज का काम कर रहा है, ये कभी बेस का काम कर देता है, कभी एसिड का काम कर देता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मेटल ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, सॉरी रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, जब आपका मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड की फिर से फर्दर रिएक्शन होगी तो वाटर के साथ तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसमें देखो क्या होता है, जो मेटल है वो रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, मेटल ऑक्साइड को और हाइड्रोजन गैसेस को। अब जो ये मेटल ऑक्साइड है ये वाटर में सॉल्युबल होगा, यानी डिसॉल्व हो जाएगा। तो जब वो डिसॉल्व होगा तो फर्दर एक रिएक्शन करेगा, देखो यहाँ पे मेटल प्लस वाटर हुआ तो मेटल ऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन बन गया। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, यानी सॉल्युबल है, तो ये फर्दर जो है वाटर से रिएक्ट करके देन मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ये लेकिन सारे मेटल के साथ ये रिएक्शन नहीं चलता, कुछ जो इसमें कुछ होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो वो फर्दर रिएक्शन करते हैं, और जो फर्दर आई मीन जो डिसॉल्व नहीं होते या सॉल्युबल नहीं होते वो डायरेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि आपका 2K यहाँ पे लोग डायरेक्ट बना देंगे, 2KH2O है, ठीक है, या आपका KOH बने, ठीक है, यहाँ पे H2O गैस बनी, यही ये हमने डायरेक्ट देख लिया। जैसे हमने यहाँ पे दो स्टेप करे थे, मेटल प्लस वाटर देन मेटल ऑक्साइड देन हाइड्रोजन देन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर देन मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इस तरीके से हमने करा था। लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया, अगर देखो वाटर के साथ रिएक्ट करा तो डायरेक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड बना दिया, वाटर हाइड्रोजन एंड हीट निकाल दी। कैल्शियम भी है, डायरेक्ट कर दिया, देन इसके बाद CaOH यानी आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया एंड वाटर निकल वो हाइड्रोजन गैस निकल गई। इसमें आयरन में ये आपका देखो ये Fe3O4 बन गया एंड देन आपका हाइड्रोजन गैस बन गई। इतनी बात क्लियर हो गई। सो द नेक्स्ट है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स भी कर लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे मेटल की बात हो रही है तो इसमें हमने पोटेशियम ले लिया एंड सोडियम, ये इतने ज्यादा जो है हाईली रिएक्टिव होते हैं कि ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्शन करते हैं और वायलेंटली रिएक्शन करते हैं, जिससे क्या होता है इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और जो इतनी हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो इतनी सफिशिएंट होती है कि वो फायर को कैच कर लेती है, और जब इसमें हीट भी निकल रही है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो होती है ठंडे पानी, मतलब जो ये वाटर के साथ इतनी ज्यादा जो रिएक्टिव नहीं होती है, लेस वायलेंट होती है, जिसमें इतनी हीट नहीं निकल पाती कि वो जो है इतनी हीट नहीं निकलती है कि जिसमें जो हाइड्रोजन होता है वो फायर को कैच कर पाए। अब मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम जो है ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता है, ये किससे करेगा, ये हॉट वाटर से करेगा, और जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन बना देगा, ठीक है। बट अगर हम मेटल में कुछ एल्यूमिनियम एंड आयरन एंड जिंक की बात करें तो ये ना ही ठंडे से और ना ही गर्म से रिएक्ट करते, ये किससे करते हैं, ये आपके स्टीम से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बट अगर हम लेड एंड कॉपर की एंड सिल्वर एंड गोल्ड की बात करें, ठीक है, तो ये किसी भी पानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, और ये जब इसमें रिएक्शन ये लेस रिएक्टिव होते हैं, इनका कोई भी मतलब रिएक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने इस स्लाइड में क्या समझा, पोटेशियम एंड सोडियम हाईली रिएक्टिव होते हैं, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं विद कोल्ड वाटर, एंड ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है इसमें, क्योंकि इसमें इतनी जो है हीट निकल रही होती है और हाइड्रोजन गैस इतनी ज्यादा मात्रा में होती है, इतनी एफिशिएंटली होती है कि वो फायर को कैच कर पाती है।
तब के जो कैल्शियम होता है वो लेस वायलेंट होता है विद वाटर, और वो हाइड्रोजन गैस निकलती है बट इतनी सफिशिएंटली नहीं निकलती है कि वो फायर को कैच कर पाए। बट मैग्नीशियम की अगर बात करें तो वो हॉट वाटर से रिएक्ट करती है, ना कि कोल्ड वाटर से, ठीक है, और इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाती है। और अगर कुछ और मेटल की बात करें, एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये ना ही ठंडे से रिएक्ट करेगी ना ही गर्म से रिएक्ट करेगी, ये रिएक्ट किससे करेगी, स्टीम से, और स्टीम से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन कुछ लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, यानी मेटल होते हैं, जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये किसी भी वाटर में रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। सो नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है, इसमें देखो मेटल है, डाइल्यूट एसिड है, तो क्या बना, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बना। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है, ऐसा एसिड जिसमें जो है पानी मिलाया जाए। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें पानी की मात्रा कम होती है एंड एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एसिड। और डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है एंड एसिड का माइल्ड होता है, तो उस तरीके का हम लोग कहते हैं डाइल्यूट एसिड। बट इसमें देखो मेटल की जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनेगा, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल है। जैसे अगर आप यहाँ पर हम लोग HNO3 ले लेते हैं, ये भी डाइल्यूट एसिड है, ठीक है, ये मेटल से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, हमारा जो ये HNO3 है, इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है, ये अपना ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है। जब ये अपना ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो इस साइड में क्या आ जाएगा, ये अपना ऑक्सीजन दे देगा। जो ये ऑक्सीजन दिया है और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों अगर रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, वाटर बन जाएंगे। तो इन केस ऑफ HNO3, अगर HNO3 है तो उस केस में हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है, ठीक है। मैं इसको एक बार और क्लियर कर देती हूँ। जब मेटल का डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनती है, बट अगर एक्सेप्शनल में क्या हम ले ले, HNO3 ले लिया, ये क्या है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, ये ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होगा कि ये अपना ऑक्सीजन डोनेट कर देगी। जब ऑक्सीजन डोनेट करेगी तो देखो इस साइड हाइड्रोजन बना हुआ है, तो ये जब ऑक्सीजन दे देगी तो ये ऑक्सीजन एंड ये हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। तो इसका मतलब सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन के तैयार होगा, कैसे, N2O बन जाएगा, NO बन जाएगा, NO2 बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी। लेकिन इसके एक्सेप्शनल का भी एक एक्सेप्शनल है, वो क्या है, जब आप मैग्नीशियम को लेते हो या मैग्नीज को लेते हो तो ये क्या करते हैं, वेरी डाइल्यूट HNO3, ये जो डाइल्यूट HNO3 था, इसमें और वाटर मिला दो, ये वेरी डाइल्यूट हो जाए, यानी और ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है। तब अगर इसकी रिएक्शन कराते हैं तब ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। अगर आपको ये बात क्लियर नहीं हुई है तो इस स्लाइड को आप दोबारा से प्ले करके देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। रिएक्शन जब कराएंगे मेटल्स का विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट के साथ, तो क्या होता है, देखो मेटल ए है, मेटल बी है, क्या बना, सॉल्ट सॉल्यूशन ए एंड मेटल बी बन गया। ये देखो, ये आपका FeCuSO4 है, FeSO4 है, Cu, ये मेटल ए है, ये मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन बी है। तो जब दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन इसका बन जाएगा ना, तो ये Fe का बन जाएगा, तो आ क्या जाएगा, FeSO4 एंड Cu। अगर आप इसको, आप पिछली वीडियो में अपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, ये भी देखो, तो यहाँ पर आपको ऐसा दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने क्या पढ़ा था कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ Cu में एंड Fe में कौन हाईली रिएक्टिव है, आपका आयरन जो है हाईली रिएक्टिव है। तो इसने क्या किया, इसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस करेगा तो उसकी जगह पर आ जाएगा FeSO4 बन गया एंड Cu बन गया, ठीक है। ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लेना, मैंने पिछली जो इससे पहले वाली वीडियो मैंने अपडेट करी थी, अपलोड करी थी यूट्यूब पर, उसमें भी मैंने ये रिएक्टिविटी सीरीज को लिखाया था, ठीक है। तो मैं फिर से लिखा देती हूँ, ये दिखा दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, लिख लेना। वैसे तो मैंने नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप इसको याद कर लेना। देखो ये पूरा बना हुआ है, KNaCAMgAl और ZnFePbHCuHgAgAu, इनके नाम है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। इसमें आप देख रहे होगे जो ये ऊपर वाले हैं ये आपके मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, और ये देखो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। और जो नीचे वाले हैं जो गोल्ड है ये सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है। अभी पिछली रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, आयरन ने यानी Fe ने Cu को रिप्लेस करा था। क्यों, देखो आयरन की
की पोजीशन ऊपर है और Cu की नीचे है, तो उसने इसको रिप्लेस कर दिया था, यानी डिप्लेसमेंट हो गया था। तो देखो, द ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी होता है एलिमेंट का, वो डिक्रीज होता है टॉप टू बॉटम आने में, ठीक है। और इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो कॉपर है, गोल्ड है एंड सिल्वर है, ये बॉटम में है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, इसको हम लोग नोबल मेटल भी कहते हैं। और इस तरीके के जो है, इसमें देखो आप पोटेशियम ये टॉप पर है, ये हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो रिएक्टिविटी मेटल को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। के जैसे बड़ा है वैसे आप साइन लगाते जाओगे, इतनी बात क्लियर हो गई। सो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कैसे मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। देखो, मेटल मैंने बताया था वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, उसके जैसे आप मेटल्स में आप ये ले लो Na, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 281, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो 1 है इसको ये लूज कर देगा, किसी को दे देगा, ठीक है। इससे दे दिया तो इस पे आ गया आपका प्लस साइन, ठीक है। तो ये जो है अब इसका ऑक्टा कंप्लीट हो गया ना, स्टेबल हो गया। तो हर मेटल अपने ऑक्टा को स्टेबल रखने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है। तो देखो लिखा है मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल फॉर्म कैटाइन, और ये कैटाइन बना लेगा। नॉन मेटल में क्या होगा, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन में आपने देखा होगा 287, अब ये अपना ऑक्टा कंप्लीट करने से इसने लिया तो 288 बना, तो इसका भी ऑक्टा कंप्लीट हो गया, ठीक है। पर इस पे आके आ गया माइनस साइन। तो देखो, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन देयर शेल टू फॉर्म एन आयन, ठीक है। द कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इनको हम लोग आयनिक कंपाउंड कहते हैं या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, Na और ऐसे करा Cl, इसको ऐसे दे दिया, ठीक है, ये माइनस आ गया, ठीक। तो ये आपका आयनिक कंपाउंड हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल नेचर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है। फिजिकल में देखो क्या होता है, ये सॉलिड होगा, अब मानो ना मानो ये हार्ड होगा क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन होता है। अब जब प्लस माइनस का जो है कहीं पर भी ऐसे फोर्स आता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है प्लस माइनस का, ठीक है। तो अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, दिस कंपाउंड आर जनरली ब्रिटल, ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं जिसकी वजह से ये कंपाउंड बहुत ब्रिटल होते हैं और टूट जाते हैं आसानी से अगर इसमें कोई प्रेशर लगाया जाए। अगर इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, क्योंकि देखो इसमें अट्रैक्शन फोर्स कितना ज्यादा लग रहा है, प्लस एंड माइनस की बात हो रही है। तो इसलिए इसमें जो है एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर्ड की जाती है स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये कंपाउंड जनरली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट में। जैसे कि आप एग्जांपल देख लो, केरोसिन एंड पेट्रोल, ये इसके एग्जांपल है। अब कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करेंगे। जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है थ्रू दिस सॉल्यूशन, जो मूवमेंट होता है चार्ज पार्टिकल का, आयनिक एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन अगर हम इसमें मोल्टन फॉर्म में बात करें इन एक्वस सॉल्यूशन में, तभी ये जो है बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट ये इलेक्ट्रिसिटी कब, ये गुड कंडक्टर तो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, पर ये कब इलेक्ट्रिसिटी को जो है पास करते हैं, जब ये मोल्टन फॉर्म में होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। सो द नेक्स्ट प्लीज, अकरेंस कैसा दिखता है, ठीक है। अकरेंस कैसा होता है, कहां से अकर किया जाता है, occurrence of metal, minerals, ores and gangs। मिनरल क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं या कंपाउंड होते हैं जो कि नेचुरली अर्थ क्रस्ट, नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट, नेचुरली कहाँ होते हैं, अर्थ क्रस्ट में। देखो मिनरल्स क्या होते हैं, ये ऐसे एलिमेंट होते हैं या कंपाउंड होते हैं जो नेचुरली कहाँ होते हैं, अर्थ क्रस्ट पर, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं मिनरल्स। अर्थ क्रस्ट जो ऊपर का सरफेस होता है, ठीक है, उसको, उसके अंदर मिनरल्स मिलता है। ओर्स क्या होता है, जो मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज, ये बहुत ज्यादा परसेंटेज में पर्टिकुलर मेटल होता है और ये मेटल जो है प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड होता है। मतलब कि ये बहुत ज्यादा हाई परसेंटेज में मिलता है और इसमें जो है अगर आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे और से तो इसमें प्रॉफिट ही होगा एक्सट्रैक्ट करने पे। इन मिनरल्स को हम लोग कहते हैं ओर्स। अब जब ये ओर्स आपका जो है, जो अब ये गैंग क्या होता है, ये अनवांटेड मटेरियल होता है, इंप्योरिटी होता है। जब आप ओर्स लेते हो तो ओर्स में ऐसा तो है नहीं कि मिनरल्स ही आपको सिर्फ मिलेगा, ठीक है, उसके साथ कुछ गंदगी भी होगी। तो उस जो डिपॉजिट जो होती है, जो गंदगी की डिपॉजिट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गैंग, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। सो द नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल।
गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। ये स्टेट में कुछ पाए जाते हैं, मतलब कैसे कैसे स्टेट में होते हैं, एक फ्री स्टेट होता है, कंबाइंड स्टेट होता है। तो आके फ्री स्टेट में देखो कौन कौन से पाए जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कॉपर, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। मतलब क्या है कि और जो कॉपर एंड सिल्वर है ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। कैसे फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक, अब ये मेटल जो होता है जिसकी जो है रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज में बहुत ज्यादा होती है, वो जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे, और ये कभी भी नेचर में फ्री एलिमेंट के फॉर्म में नहीं होंगे। जितने ज्यादा रिएक्टिव होंगे तो वो किसी ना किसी जो है इन्वायरमेंट में आके रिएक्ट कर जाएंगे ना, तो ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है, बट जो ये मिडिल वाला आपको दिख रहा है Zn2Cu, ये क्या होगा, ये आपका मॉडरेट रिएक्टिव होगा। ये अर्थ क्रस्ट पर मेनली ऑक्साइड एंड सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेंगे, बट यू विल फाइंड दैट ओर्स मेनी मेटल आर ऑक्साइड, दिस बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव। ठीक है, इसलिए ये पाया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ। ठीक है, अब देखो ये जो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी हम लोग मेटल को 3 कैटेगरीज में पार्ट डिवाइड करेंगे, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। इसमें सेवरल स्टेप्स है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, जब हम लोग मेटल को ओर से निकालते हैं तो उसके 3 स्टेप आएंगे। पहला स्टेप क्या होगा, इनरिचमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड रिफाइनिंग। पहले हम लोग जो है उसको मतलब पाएंगे, निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स से, देन उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, देन उसको रिफाइन कर लेंगे और प्योर मेटल मिल जाएगा। अब इसके भी स्टेप में देखते हो क्या पढ़ते हैं। इनरिचमेंट ऑफ ओर्स में कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें जो ओर्स हो रहा है वो माइन किया जा रहा है कहां से, अर्थ से, और इसमें कंटामिनेटेड चीजें होती हैं जो कि बहुत लार्ज अमाउंट में होती है, और इंप्योरिटीज भी होती है बहुत ज्यादा। किस फॉर्म में होती है, सॉइल के फॉर्म में होती है, सैंड के फॉर्म में होती है, जिसको हम लोग गैंग कहते हैं। ठीक है, तो जब ये इंप्योरिटीज होती है इसको हम लोग को रिमूव करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि जो है हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन कर पाएंगे ना। फिर उस प्रोसेस को क्या करेंगे, जब हम लोग इसमें इंप्योरिटीज को रिमूव कर रहे हैं, यानी रिमूविंग ऑफ गैंग जो कर रहे हैं फ्रॉम ओर्स, ये किस बेस पे करेंगे, ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे करेंगे। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक होती है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। कौन सी वो टेक्निक है, देखो ये चार्ट बनाया हुआ है। अब इसमें जो है आप देखोगे जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स है, इसमें सबसे पहले आप मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम एक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लेस्ट एक्टिविटी। अब मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी में सबसे पहले आप देखोगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन ओर, फिर प्योर मेटल। इसमें क्या करोगे, जो हाई रिएक्टिविटी जिनकी है वो क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे, तो पहले हम उनको क्या करेंगे, हीट देंगे। हीट देने के बाद क्या होगा, वो मॉल्टेन फॉर्म में हो जाएंगे। जब मॉल्टेन फॉर्म में होंगे देन उसका इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, देन उसके बाद हम उससे जो प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। ये इसका सिंपल सा मेथड है। लेकिन अब हम दूसरी बात करेंगे, ये मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी में क्या बात करेंगे। इसको देखो 2 फॉर्म में होते हैं, एक होता है कार्बोनेट, एक सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर को कैसे करेंगे, किस प्रोसेस के थ्रू, कैल्सिनेशन के प्रोसेस के थ्रू, एंड सल्फाइड ओर को करेंगे रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब ये दोनों के प्रोसेस अब आप ऐसे याद कर लेना, सी फॉर कार्बन, सी फॉर कैल्सिनेशन। ठीक है, तो एक याद हो जाएगा, दूसरा आपको पता चल जाएगा। तो सल्फाइड ओर को हमेशा हम लोग रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू उसको जो है रिएक्ट कराएंगे, देन उसमें ऑक्साइड ऑफ मेटल बन जाएगा, देन हम लोग मेटल को रिडक्शन कर देंगे उसमें, एंड देन प्यूरिफाइड कर देंगे। अगर ये मेटल ऑफ लीस्ट रिएक्टिव बात करेंगे तो इसमें भी एक सल्फाइड होता है और एक आपका होगा कार्बोनेट ओर। ठीक है, अब ये कार्बोनेट ओर को क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करेंगे, कैल्सिनेशन। ठीक है, अब इसमें भी जो है देखो मेटल एंड प्यूरिफिकेशन हो रहा है, इसमें ऑक्साइड फॉर्म में नहीं बनेगा। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो लो इन एक्टिविटी सीरीज में हो रही थी, तो इसमें क्या हम लोग देखते हैं, देखो लो इन द एक्टिविटी सीरीज में ये वेरी अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जब ये बहुत अनरिएक्टिव होंगे तो ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, तो जो ऑक्साइड होता है इस मेटल का, उसको हम लोग रिड्यूस कर पाते हैं मेटल से, हीटिंग एलोन, अकेले ही हीट कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सिनाबार है, ये एक और
ऑफ मरकरी, ये किसका जो है और है, ये जो है मरकरी का और है, ठीक है। व्हेन इट इज हीटेड इन एयर फर्स्ट कन्वर्टेड टू द मरकरी ऑक्साइड, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे ये लोग है, ये HgS, ठीक है, ये और ऑफ मरकरी है, ठीक है, जिसको हम लोग सिनाबार कहते हैं। अब इसको हम लोग पहले जो है हीट करेंगे, हीट करेंगे तो ये हमारा HgO में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मरकरी ऑक्साइड में। और जो ये मरकरी ऑक्साइड है फिर ये रिड्यूस होगा टू मरकरी, देखो अब ऑक्सीजन को इसने रिलीज कर दिया एंड फर्दर हीट करने पे ऑक्सीजन रिलीज हो गया, ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया एंड देन आपका जो है मरकरी तैयार हो गया। सिमिलरली अगर इसको हम कॉपर के साथ भी ऐसे करेंगे तो Cu2S बन जाएगा इन नेचर में, और ये जो है ऑब्टेन हो जाएगा जस्ट फॉर हीटिंग, ठीक है। ये किनके साथ हो रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं मेटल में जिनकी लो एक्टिविटी थी सीरीज में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सट्रैक्शन मेटल इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। जो मिडिल एक्टिविटी सीरीज में, इसमें क्या कहते हैं, मेटल जो होता है मिडिल एक्टिविटी सीरीज में, जैसे कौन कौन से आके आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव, ये मॉडरेट तरीके से रिएक्ट करते हैं और ये यूजुअली प्रेजेंट होते हैं सल्फाइड एंड कार्बोनेट के फॉर्म में इन नेचर में, ठीक है। अब ये जो कार्बोनेट आपने उसमें डायग्राम में देखा था ना कि कैसे बना था, ऐसे बना था, एक तरफ था आपका कार्बोनेट, एक तरफ था आपका सल्फाइड, और ये वाला कैल्सिनेशन हो रहा था और ये वाला आपका जो है रोस्टिंग हो रहा था, ठीक है, ये था। तो इट इज इजी टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम ऑक्साइड कंपेयर टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट। रोस्टिंग कैसा प्रोसेस होता है जो कन्वर्ट कर देता है सल्फाइड ओर्स को इनटू ऑक्साइड में बाय हीटिंग स्ट्रांगली एंड प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर में, ठीक है। और कैल्सिनेशन कैसा प्रोसेस था, ये कन्वर्ट कर रहा था कार्बोनेट ओर्स को ऑक्साइड में बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। लिमिटेड एयर का मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ एयर। एक कैल्सिनेशन में एयर एब्सेंस होगा, रोस्टिंग में एयर प्रेजेंट होगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, जिंक लिया, जिंक में एयर प्रेजेंट है, हीट किया तो देखो जिंक ऑक्साइड बन गया, NSO2 रिलीज हुआ। यहाँ पे कैल्सिनेशन में जिंक CO3 लिया, हीट किया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ZNO बना एंड CO2। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जो मेटल ऑक्साइड हो रहा है जो बना है उसको रिड्यूस करेगा करेस्पॉन्डिंग मेटल में बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। अब ये जो ZNO का बना था ये क्या करेगा, इसमें कार्बन के साथ, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा एंड आकर जिंक एंड CO निकल जाएगा। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त जो कार्बन है यानी जो कोक है ये रिड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड को मेटल में, ठीक है। ये कार्बन ने क्या करा, जो मेटल ऑक्साइड था आपका जैसे ZNO, इसको रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट कर दिया था। समटाइम्स इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। देखो Zn की जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हमारी ज्यादा थी और ये जो है सॉरी कार्बन की, तो कार्बन है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है कंपेयर टू जिंक, तो ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये इसके साथ ऑक्साइड बना लेगा, CO बना लिया, और ये इसको जो है Zn आपका निकल गया। ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, आप पढ़ चुके हो। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे आपका सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये क्या करेंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करते हैं क्योंकि ये डिस्प्लेस करेंगे मेटल को लोअर एक्टिविटी वाले मेटल के साथ, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाता है, जैसे मैग्नीज और डाइऑक्साइड है और इसको आप जो हीट करोगे विद एल्यूमिनियम पाउडर के साथ, ठीक है, इसके साथ आपने हीट करा, अब ये क्या करेगा, देखो ये इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ये इसको रिप्लेस कर देगा, ये देखो Mn आ गया एंड देन आपका ये सॉल्ट बन गया एंड हीट निकल गया। इसी तरीके से ये वाली रिएक्शन में भी आप देख लो, ये आप एक्टिविटी सीरीज में इसको भी इस तरीके से कर लिया, इसमें भी क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है और इसमें जो कुछ अमाउंट हीट का होता है वो इन्वॉल्व किया जाता है, और ये मेटल क्या होते हैं मॉल्टन स्टेट में होते हैं। इनफैक्ट जो रिएक्शन आपकी हो रही है आयरन के साथ, तो वो क्या करेंगे, Fe2O3 जो है ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एक रेलवे ट्रैक बनाता है जिसको हम लोग मशीन पार्ट कहते हैं, ठीक है, रेलवे ट्रैक बनाएगा या क्रैक्ड मशीन पार्ट बनाएगा जिसको हम लोग थर्मिट रिएक्शन कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में,
अब देखो हम लोग इस स्लाइड में क्या पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्टिंग करेंगे मेटल को टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज से। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मेटल होते हैं जैसे जो टॉप आई मीन रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होते हैं, जैसे आपका सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो ये क्या होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है डायरेक्टली आप ऐसे सोचो कि बाई हीटिंग हीट करने से ये जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे कार्बन के साथ, तो नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकते। इसमें जो क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो मोर एफिनिटी रखता है एज कंपेयर टू कार्बन, तो इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के द्वारा इसको ऑब्टेन किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इस स्लाइड में देखो, मैं पहले डायग्राम आपको दिखा देती हूँ। ये देखो डायग्राम बना हुआ है, इसमें क्या है, डिपॉजिट हो रहे हैं कैथोड साइड में। कैथोड साइड ये देखो इधर आपका ये प्लस साइन है ना, तो दैट इज कैथोड साइड। कैथोड साइड पर आपका मेटल डिपॉजिट हो रहा है जो कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। ठीक है, जिसपे आप ये देख रहे होगे इस साइड जो क्लोरीन हो रही है वो लिबरेट कर रही है एट एनोड, एनोड की साइड पे वो लिबरेट हो रही है, जिसको पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कहते हैं। अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड के में क्या होगा, आपका Na+ इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेगा, देन Na सोडियम डिपॉजिट हो गया, एंड एनोड की साइड पे बात करें तो Cl एंड Cl2 इलेक्ट्रॉन गैसेस बन गए। ठीक है, इस तरीके से इसमें आप देख रहे होगे मॉल्टेन फॉर्म में होता है, देन उसके बाद NaCl को इससे एक्सट्रैक्ट करा जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग रिफाइन करेंगे। रिफाइन कैसे करते हैं, जो मेटल है वो प्रोड्यूस हो रहा था वेरियस रिडक्शन प्रोसेस से, जिसको डिस्क्राइब करा था अभी हमने पिछली वाली स्लाइड में, वो पूरी तरह से प्योर नहीं था अभी भी, उसमें क्या है, कुछ इम्प्योरिटीज है, उस इम्प्योरिटीज को हम लोग रिमूव करते हैं, तब हम जाकर मेटल हमारा बनता है। वाइडली यूज्ड मेथड रिफाइनिंग के लिए होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे मेटल जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या होते हैं, ये रिफाइन किए जाते हैं इलेक्ट्रोलिटिकली। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो मेटल होता है इम्प्योर मेटल, वो जो है एनोड पर जाकर एनोड पर बनता है। ठीक है, और एक थिन स्ट्रिप में प्योर मेटल जो होता है वो कैथोड पे चिपक जाता है। इस सॉल्यूशन में क्या होता है, जो मेटल सॉल्ट होता है वो यूज होता है एज इलेक्ट्रोलाइट। इसको चलो हम लोग ऑपरेटर थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे ये आपका एक ऑपरेटस है, ठीक है, इसमें आप देख रहे होगे कि दो आपने रॉड लगा रखे, एक एनोड है एक कैथोड है। ठीक है, अब इसमें ये जो भरा हुआ लिक्विड है दैट इज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और इसमें जो इंप्योरिटीज है वो कहां बैठ जाएगी, वो नीचे कोने में ऐसे जमा हो जाएगी। ठीक है, मड के फॉर्म में। तो देखो इसमें क्या लिखा है, ऑन द पासिंग द करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। जब इसमें पास किया जाता है इस डायग्राम में करंट को इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, जो प्योर मेटल फॉर्म होता है वो एनोड पे डिसॉल्व हो जाता है, फ्रॉम द एनोड डिसॉल्व इन द इलेक्ट्रोलाइट, वो जो है डिसॉल्व हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिट ऑन द कैथोड, वो कैथोड पे जमा होने लगता है। ठीक है, और जो सॉल्युबल इंप्योरिटीज होती है वो क्या करेगी, वो कहीं पे कोना ढूंढकर वहां पे बैठ जाती है, जिसको हम लोग एनोड मड कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन जैसे आपने कभी देखा होगा किसी लोहे में जंग लग जाती है, तो उसको हम लोग ऊपर, वो क्या होती है, वो अकेले जंग नहीं लगाती, उसके साथ मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है, एयर प्लस वाटर कंटेंट, कि ये दोनों की चीजें होती है, तो जो है जो मेटल जो आयरन होता है उसके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है, रस्ट। अगर हम ये बात करें तो रस्ट से कभी भी क्या दोबारा मेटल बन सकता है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, नो इट्स अ रिवर्सिबल, ओनली इरिवर्सिबल रिएक्शन, इट इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या कोरोजन में आ रहा है, सिल्वर आर्टिकल। पहला इसमें क्या है, सिल्वर आर्टिकल जो होते हैं वो काले क्यों पड़ने लगते हैं कुछ टाइम के बाद, जब ये एयर के एक्सपोजर में आते हैं, क्यों पड़ने लगते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये रिएक्ट करते हैं सल्फर के साथ जो कि एयर में होती है, और ये फॉर्म कर लेते हैं एक कोटिंग को, दैट इज कॉल्ड सिल्वर सल्फाइड कोटिंग। ठीक है, जिसकी वजह से सिल्वर ज्वेलरी हमेशा आपकी काली पड़ने लगती है। अब कॉपर की बात करें, कभी भी आपने कॉपर के बर्तन देखे होंगे, वो हमेशा थोड़ा एयर के एक्सपोजर में आते हैं तो वो काले हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एयर में, उसके साथ ये जो है रिएक्ट करते हैं, तो स्लोली स्लोली क्या होता है, उसकी जो शाइनी ब्राउन सरफेस होती है वो ग्रीन कलर की होने लगती है, gains a green coat. This green substance is basic copper carbonate, जिसको हम लोग बेसिक
कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, अब आयरन की बात करते हैं। ये जब एक्सपोजर किया जाता है मॉइस्ट एयर यानी वाटर प्लस एयर के कॉम्बिनेशन से ये जब रिएक्ट होता है तो ये कुछ टाइम के बाद क्या करता है, एक कोट बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं ब्राउन फ्लेकी सबस्टेंस, जिसको ये बोलते हैं रस्ट। ठीक है, अब इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो 3 डायग्राम बनाया हुआ है, 1 है ये, एंड 2 एंड 3। ठीक है, तो इसमें देखो एक पहले वाले में क्या है, पहले वाले में देखो आपने वाटर लिया है, एयर ऊपर है और रस्टी आयरन उसमें जो है अब देखो उसमें ये कील पड़ी हुई है। क्या इसमें जो है जंग लगेगी? तो नहीं, इसमें लगेगी, क्योंकि देखो एयर भी उसके कंटैक्ट में, वाटर भी कंटैक्ट में, तो इसमें जंग लग गई। अब हम लोग दूसरी स्लाइड में, दूसरी टेस्ट ट्यूब में देखते हैं। दूसरी टेस्ट ट्यूब में ऊपर एयर है, देन लेयर ऑफ ऑयल बीच में है, जिससे जो है वाटर के साथ वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका कोई भी रस्टिंग प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि एयर एंड मॉइस्चर दोनों, आई मीन एयर एंड वाटर दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बीच में लेयर लगा दी ऑयल की, जिसे प्रिवेंट कर दिया, वाटर हो गया एंड देन एयर हो गया, इसलिए जंग नहीं लग रही। ठीक है, अब ये देखो बात करते हैं ड्राई एयर। ऊपर ड्राई एयर है, इसे मॉइस्चर है, आई मीन इसमें वाटर है ही नहीं, तो इसमें भी आपकी जंग नहीं लगेगी। इसलिए सिर्फ सब जंग का मतलब रस्ट। आपकी टेस्ट ट्यूब नंबर ए में आपकी सिर्फ जो है रस्टिंग होगी। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या देखते हैं। प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है जो रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं, आप ऑयलिंग कर दो, पेंटिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, गैल्वेनाइजिंग कर दो, क्रोम प्लेटिंग कर दो, एनोडाइजिंग कर दो, और बहुत मतलब एक कोट कर दो किसी अदर एलॉय की, मतलब किसी और मेटल के ऊपर से कोटिंग कर दो, जिससे जो है वो एयर के कांटेक्ट में आएगा नहीं और मतलब वो रिएक्ट करेगा नहीं, तो फिर होगा भी नहीं, वो मतलब कोरोजन रुक जाएगा। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, ये ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें जो है ये स्टील एंड आयरन को जो है रस्ट से बचाता है, उस पर एक थिन लेयर ऑफ जिंक कर देते, जिससे जो है जिंक डायरेक्ट वाटर के या एयर के कांटेक्ट में आएगा, ना कि आपका आयरन आएगा, तो इससे कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, अब अलाय में क्या होता है, ये किस अलाय का मतलब क्या होता है, अलाय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो दो से ज्यादा मेटल एंड नॉन मेटल से मिलकर बना होता है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलाय इज लेस देन अ प्योर मेटल। इसकी जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो लेस देन होती है प्योर मेटल से। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं कौन कौन से एलॉय होते हैं। एक आयरन होता है, एक स्टील होता है, ब्रास, ब्रॉन्ज। आयरन क्या होता है, ये मिक्स्ड होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, और जिससे ये हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, और स्टील क्या होता है, ये आयरन और निकल एंड क्रोमियम से बना होता है, जिससे ये जो है हार्ड तो बनता है बट इसमें रस्ट नहीं होता है। ठीक है, और ब्रास क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक से बनता है, एंड ब्रॉन्ज क्या होता है, कॉपर प्लस टिन से बनता है, एंड सोल्डर क्या होता है, दैट इज लेड प्लस टिन से बनता है, जिसमें जो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और इसको यूज करते हैं वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स के टुगेदर करने में। ठीक है, और अमालगम क्या होता है, ये एक तरह का मरकरी होता है विच वन और मोर अदर मेटल्स लाइक सिल्वर। ये एक ऐसा एलॉय है जो मरकरी के साथ एक से अधिक जो मेटल के साथ मिलकर बनता है, जिसको हम लोग सिल्वर कहते हैं। आई होप सो आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी इस वीडियो में डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना एंड लाइक कर लेना, एंड प्लीज़ अपने बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, सो दैट अगर मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। एंड कीप सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।